तो इजराइल का ऑपरेशन मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब टीवी पर पहली बार हमास के आखिरी काल को लेकर एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने होंगी। जहां आपको बता दूं, उत्तरी गाजा में आईडीएफ के नियंत्रण को लेकर आज सबसे बड़ी खबर सामने आई है और इसी बड़ी खबर पर अब से थोड़ी देर में मुझे आईडीएफ के प्रवक्ता भी ज्वाइन करने वाले हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मनीष झा, जो अभी तक पिछले 1 महीने से ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे थे, उनसे आज मैं चर्चा करूंगी। मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे डिफेंस एडिटर जो फ्रंट लाइन पर लगातार मौजूद रहे हैं, उनके साथ भी आज इस बातचीत को लेकर समझना जरूरी होगा कि आखिर किस आधार पर उत्तरी गाजा में आईडीएफ के नियंत्रण को लेकर आज ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है। हमास का तेजी से सफाया होने की बात आईडीएफ कर रहा है, लेकिन उत्तरी गाजा वो इलाका जहां हमास के ऑपरेटिव सबसे ज्यादा थे, यहां सुरंगों के इस मकड़ जाल को लेकर किस तरीके की रणनीति अपनाई गई है, बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। इस इलाके में आईडीएफ का ऑपरेशन बेहद तेज हो चुका है और उत्तरी गाजा में हमास की 130 सुरंगें तबाह की जा चुकी है, उन पर बुलडोजर चलाए गए हैं। ना सिर्फ गाजा में बल्कि वेस्ट बैंक में भी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तेजी से चल रहे ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबरें सामने आई, जहां यरूशलेम में आईडीएफ हमास के लड़ाकों की तलाश में लगातार छापेमारी भी कर रहा है। वहीं मध्य पूर्व में अमेरिका के लिए चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। यमन में अमेरिकी ड्रोन के गिराए जाने के बाद वाशिंगटन से कड़ी प्रतिक्रिया आई, जमीन पर एक्टिविटी तेज है। क्या मध्य पूर्व महायुद्ध का मैदान बनेगा? मैदान बन गया तो गाजा का क्या होगा? गाजा क्या अगला अफगानिस्तान बनेगा? ये सवाल बड़े हैं जिनके जवाब हम इस शो में खोजने की कोशिश करेंगे। यस, तो गाजा में अंतिम प्रहार को लेकर आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां नॉर्थ गाजा में हमास के खात्मे के दावे आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम पीटर टू TV9 भारतवर्ष। Very first question, what is the current situation in Gaza, especially when I talk about North Gaza, where Israel claimed that Hamas has lost control over the area? Absolutely. Hamas, in day 34 of our war against Hamas, is in a state of disarray. They have no control over what is going on above ground and very little control of what is happening beneath ground. Their leaders are being pursued, their field commanders are being killed, and their terrorists are being met on the battlefield in strength that they had not anticipated. The situation is such that it is going from house to house, close quarters, ground, urban warfare. We are facing an enemy that has deeply embedded itself in the civilian urban arena. Right. And there are attacks from tunnels, from houses, from schools, from hospitals. They are utilizing all of the civilian arena in order to conduct their attacks against us. Give me a second to translate what you said to my Hindi audience, because यहाँ पर जिस तरीके से मैं इनसे बातचीत करी, उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि अभी तक जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, उसमें हमने देखा कि कैसे स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को भी अपना सेफ ठिकाना बनाया हुआ था हमास के इन लड़ाकों ने। और अब ऑपरेशंस के तहत उन्होंने इन सभी ठिकानों को तबाह करने के बाद ये दावा किया है कि नॉर्थ गाजा का वो हिस्सा जो अभी तक हमास के कंट्रोल में था, वो अब कंट्रोल हमास के लड़ाके यहां से खो चुके हैं। In fact, Peter, I wish to understand the fact that Israel ground invasion of Gaza have reduced large part of North Gaza to rubble. That is a fact. But the fact is many civilians are walking towards south. Is Hamas relocated to other part of Gaza as they got chance to move within the civilians, along with civilians? Our operation is in line with international humanitarian law and the laws of armed conflict. We have instructed the people of northern Gaza to go down south precisely because we are trying to get them out of harm's way temporarily, at least until they can come back. And indeed, as I highlighted, how Hamas has utilized the urban arena to turn it all into a fortified position, a fortified forward operating base. It challenges the IDF, and therefore there is the images of destruction. It's not because we choose, it's because where Hamas chose to launch and chooses it's where to launch its attacks from. Right. So we are conducting our operations in order to limit the civilian casualties, to get them out of harm's way, whereas Hamas on their side are doing everything to keep them in harm's way. They have threatened, intimidated, erected checkpoints to try and prevent, and even in the
evacuation corridor that we designated for several days now. They keep shooting it towards this corridor. My last question is, the situation in North Gaza is currently dire, no doubt. So is the reason that 252 Division is conducting ground operations in Gaza? 252 is a reserved division. It's the first time that they've been mobilized in combat for many, many years. Right. But they are not the only division operating in the north, and there are two other divisions that are operating. Indeed, the amount of forces, in order to address the strategic threat that Hamas have become, they utilized the Gaza Strip and Right. made Gaza Strip a staging ground for this brutal massacre on the 7th of October. We are Right. not fighting because of the 7th of October. We're fighting to make sure the 7th of October never ever happens again. Colonel Peter, thank you for your precious time to TV9 Bharatvarsh. You made it easy to understand on the claims that are being made about North Gaza. Thank you for your time. 252 डिवीजन को लेकर होगी, जिसको लेकर मैंने ये आखिरी सवाल किया, क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आई है इजरायली सेना की तरफ से कि पूरे गाजा पट्टी में इजरायली सेना की सबसे खतरनाक ब्रिगेड को उतारा गया है, जिस आधार पर वो इस कामयाबी का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि आईडीएफ की ये ब्रिगेड है 252 रिजर्व डिवीजन। आपको बता दें, 1982 के लेबनान युद्ध के बाद ये पहली बार है जब एक रिजर्व डिवीजन को दुश्मन के इलाके में तैनात किया गया है। आईडीएफ की इसी 252 रिजर्व डिवीजन के बारे में डिटेल जानकारी आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से ये अलग अलग एलीट फोर्सेस और ये डिविजन्स युद्ध के हालात में अब तैनात की गई हैं, कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। हमास के 300 टारगेट्स पर हमले को लेकर बड़ा दावा किया गया, यहां तक कि जबालिया में हमास कमांडर समेत सैकड़ों लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। उत्तरी गाजा में बीट हेनोन इलाके पर कब्जे की बात कही जा रही है, यहां तक कि हमास के आधा दर्जन कमांडर्स को भी मार गिराया गया है। और सुरंग, जिस तक पहुंचना सबसे बड़ा चैलेंज था, सुरंग और हमास के बुनियादी ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया गया है। ये वही डिवीजन है जिसने उन ऑपरेशंस के तहत ये कोशिश की है कि उन तमाम ठिकानों को टारगेट करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया जाए जहां हमास के लड़ाकों ने शरण ले रखी थी। और गाजा में शांति लौटाने की जिम्मेदारी भी आपको बता दूं इसी डिवीजन को मिली हुई है। इस बीच मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, 30 दिन से ज्यादा आपने फ्रंट लाइन से हमें तस्वीरें दिखाई है। आज यहां रहते हुए इस ग्राउंड हकीकत को कैसे समझा जाए जहां आईडीएफ ये दावा करती है कि उसी नॉर्थ गाजा में सिर्फ 50,000 लोग रह गए हैं और हमास ने पूरा कंट्रोल खो दिया है। बिल्कुल, देखिए, जब हम लोग इजराइल पहुंचे थे, मैं और सुमित जब पहुंचे, उस समय हमारे सामने मकसद था कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ है वो जाने, 7 अक्टूबर के उस नरसंहार के बाद इजराइल का क्या रिएक्शन होगा। और अभी आईडीएफ के प्रवक्ता आपको क्या कह रहे थे कि हम 7 अक्टूबर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि 7 अक्टूबर जैसे इंसिडेंट दोबारा ना हो उसके लिए लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह था कि जब हम गए थे तो हम हमास के उस नरसंहार में इजराइल क्या करेगा ये जानने गए थे, लेकिन आज इजराइल ये कह रहा है कि दोबारा से कभी कोई हमास जैसा सर ना उठाए, हम वो कार्रवाई करेंगे। अगर ये बात है सही तो नॉर्थ गाजा के बाद क्या अगला नंबर साउथ गाजा का आएगा, क्या उसके बाद अगला नंबर वेस्ट बैंक का आएगा, क्योंकि खतरा तो बना रहेगा। खतरा तो आपको लेबनान और सीरिया से भी बना रहेगा, तो किस किस का नंबर आएगा अब ये सोचने की बारी है। एक महीने बाद मनीष, खतरा तो इस बात का भी है कि अगर ज्यादातर हमास के लड़ाके मारे गए हैं तो बाकी लड़ाके कहां गए, क्या उन्हें एक तरीके से इवैक्यूएट करने का मौका नहीं मिल गया। मैं इस बारे में आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन गाजा में आईडीएफ के ऑपरेशन जिस तरीके से जारी है, एक तस्वीर देखिए, 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजरायली सेना ने हमास के करीब 60 नेताओं और कमांडर्स को भी मार गिराने का दावा किया है। एक महीने की इस जंग में इजराइल के करीब 350 सैनिक भी मारे गए हैं। एक और बड़ी खबर, अल कस्साम का दावा, उन्होंने आईडीएफ के 136 सैन्य वाहनों को नष्ट किया। इस बीच हमास ने यह वीडियो जारी किया। गाजा की गलियों में हमास लड़ाके गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। गाजा में हमास की सुरंगों के मकड़ जाल को भी खत्म करने का अभियान जारी है। 130 सुरंगें तबाह करने का दावा। इसके लिए भारी भरकम बुलडोजर्स का कैसे लिया गया सहारा, देखिए। इजराइल के नहफ शहर से भी महिला को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने अपने व्हाट्सएप
पर हमास की तारीफ वाला स्टेटस लगाया था और इजरायली पुलिस इस महिला के घर पर पहुंची 30 साल की महिला को अरेस्ट कर लिया। الكشف عن الانتماء إلى منظمة إرهابية इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर जोरदार हमले किए। इजरायल ने मिसाइल के जरिए हिजबुल्ला का हथियार गोदाम उड़ा दिया। हमले के बाद आग की लपटें, तस्वीरें आपके सामने। और एक और सबसे बड़ी खबर, जहां मध्य पूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है और इजरायल गाजा जंग ने सीधे पश्चिम को चुनौती दे दी है। सीधे अमेरिका की संप्रभुता पर संकट मंडरा रहा है। मध्य पूर्व में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो महायुद्ध के आगाज की मुनादी करती नजर आ रही हैं। मध्य पूर्व के संकट को देखते हुए अमेरिका कैसे एक्टिव हो चुका है। यमन, हुती ने अमेरिकी ड्रोन गिराया है, यह बड़ी खबर सामने आई। अब हुती विद्रोहियों ने यमन के तट पर अमेरिकी MQ रिपर ड्रोन को तबाह कर दिया है। इसे अमेरिका वैसे ही ले रहा है जैसे अमेरिकी बेस पर हमले की घटना को लिया जाता है। सीरिया, F-15 से अमेरिकी अटैक। मध्य पूर्व में चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों से पूर्वी सीरिया में चरमपंथी गुटों के ठिकानों पर हमला किया है और बताया जा रहा है कि इनको ईरान का समर्थन मिल रहा था। मध्य पूर्व में B-1 बॉम्बर का मिशन और तनाव को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका B-1 लांसर फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। इस उड़ान के गहरे अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। इसीलिए इसी सबसे बड़ी खबर का रुख करते हुए अब अमेरिका के उसी एक्शन को लेकर बात करूंगी, क्योंकि मध्य पूर्व में जिस तरीके से ये एक्टिविटी हो रही है, डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका का सीरिया में ये एक्शन है जहां पूर्वी सीरिया में हवाई हमले हुए हैं और हथियार डिपो को तबाह किया गया है। 2 अमेरिकी F-16 ने हमलों को कैसे अंजाम दिया, तस्वीरें आपके सामने। हालांकि सीरिया में F-16 से तबाही को लेकर चर्चा भी करूंगी, क्योंकि सीरिया के अलग अलग ठिकानों पर जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है, अमेरिका का सीरिया में ये अब एक्शन देखने को मिला है। यूएस के कई सैन्य बेस जिन्हें अभी तक टारगेट किया गया है, लेकिन सीरिया में अब F-16 से मचाई जा रही तबाही को लेकर यह सबसे बड़ी खबर, जहां सीरिया के अल ज़ोर में अमेरिका का यह मिशन है। अमेरिकी सेना ने घंटों तक इस साइट पर नजर रखी। रात को 2 F-16 ने हथियार डिपो पर बॉम्ब गिराए। हथियार डिपो से आग की लपटें उठती हुई नजर आई। ईरान समर्थित मिलिशिया इलाके में ये ज्यादा एक्टिव नजर आए। हालांकि ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड करता था इस हथियार डिपो का इस्तेमाल, और एक सैन्य अधिकारी ने पत्रकारों को भी एक कॉल में ये बताया कि दिन के दौरान लोगों को गोदाम में देखा गया, क्योंकि अमेरिकी सेना घंटों तक इसी साइट पर नजर रखे हुए थी। तो जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है, उसकी डिटेल जानकारी भी हमने आपको दी। इस बीच आपको बता दूं, अमिताभ सर इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अमिताभ सर, इन हमलों को अब किस तौर पर देखा जाए, ये जानते समझते हुए कि आखिर किस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, जहां हमास के खात्मे में पहली कामयाबी IDF हासिल कर चुकी है, ये दावा कर रही है। वहीं जाहिर सी बात है, अमेरिका का घेराव मध्य पूर्व में हर स्तर पर करने की अब कोशिश की जा चुकी है। देखिए, हमास को खत्म कर देंगे, ये हो सकता है कुछ टेम्पररी दिनों के लिए खत्म कर दें या कुछ महीने, लेकिन हमास या उसकी आइडियोलॉजी वाले जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका खात्मा मुश्किल होगा। ये रही पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो बकड़जाल जो टनल्स का आप दिखा रही हैं, इसमें ये भी हो सकता है कि अमेरिकन या इजरायली हॉस्टेजेस फंसे हों, और उसके लिए 500 अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस भी यहाँ हैं। उनका स्टेटस क्या है, वो कैसे ऑपरेट कर रही है, ये कोई डाइवर्ज नहीं कर रहा है। तीसरी बात, जो अमेरिका का जो पूरे वेस्ट एशिया में पॉलिटिक्स है, वो रिवॉल्व करता है पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और सारे वेस्ट एशियन स्टेट्स ये मान के चलते हैं कि अमेरिका इजराइल का पक्ष लेगा। और जो आने वाले संडे को OIC की मीटिंग होगी, वो बहुत क्रूशियल होगी कि OIC या वेस्ट एशिया के स्टेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं।
Right. अमेरिका इस समय पूरा इस बात पे ध्यान दिया है, अमेरिकी पॉलिटिक्स इस अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि जो हॉस्टेजेस अमेरिकन है उनका हश्र क्या होता है, उनको Right. छुड़ाया जाता है कि नहीं और इजराइल उसमें सफल हो पाता है कि नहीं। अगर हमास ने उनको किडनैप किया है और हॉस्टेजेस बना के रखा है तो जाहिर है वो इन्हीं किसी टनल्स में होंगे, उनका हश्र क्या हो रहा है। और बात ये भी आई है कि कुछ को हमास ने छोड़ने के लिए एक तरह से मसौदा दिया है इजराइल को कि कुछ हॉस्टेजेस को हम छोड़ देते हैं, कुछ युद्ध विराम किया जाए। इसके लिए इजराइल तैयार नहीं हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं अमेरिका क्या स्टैंड लेता है इस समय। सीज फायर को तो इजराइल पूरी तरीके से रूल आउट कर ही चुका है, लेकिन अमेरिका के कहने पर वो पॉज करने को भी तैयार नहीं है। इसीलिए यूएस का ये परमाणु विमान मध्य पूर्व के हालात पर अमेरिका की बारीक नजर के तहत आज की ये खबर बड़ी हो जाती है। कोई गुप्त रणनीति पर ही जिस तरीके से ये अभी तक काम करता आया है आज एक्टिव है। ईरान की पोजीशन को मॉनिटर करने की संभावना के तहत भी खबर बड़ी है। हालांकि दबाव बढ़ाने के लिए B-1 लांसर की उड़ान को लेकर सुमित कैसे समझा जाए? देखिए, अगर आप देखें कि जब से इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई है पिछले एक महीने में सीरिया और इराक के अंदर अमेरिका के ऊपर करीबन 40 से ज्यादा हमले हो चुके हैं उनके बेसिस के ऊपर। आज ही MQ-9 जो उनका ड्रोन है उस पर भी हुतियों ने अटैक किया। तो एक मल्टीपल फ्रंट्स बन रहे हैं, खासतौर पे अमेरिका के खिलाफ भी, ना सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिका ये जानता है। और B-1 बॉम्बर्स की जब आप बात करते हैं 2007 में हालांकि इसको न्यूक्लियर वॉरहेड से निष्क्रिय कर दिया गया था, लेकिन मोटे तौर पर इसका इस्तेमाल कभी भी अमेरिका कर सकता है बड़े अटैक के लिए। अफगानिस्तान हो, आप सीरिया कह लीजिए, आप इराक कह लीजिए, इनके अंदर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए ये हमेशा तत्पर रहता है। 45 से ज़्यादा इसके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ऐसे B-1 बॉम्बर जो एक हैवी लोड कैपेसिटी से लैस होते हैं। और ये इसलिए फेमस है या फिर इसलिए जाने जाते हैं सुरभि क्योंकि ये बड़े अटैक्स को अंजाम दे सकते हैं। इनके जो बॉम्बर्स होते हैं वो काफ़ी हैवी पेलोड के साथ उड़ान भर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अमेरिका का B-1 जो बॉम्बर्स ये जब भी किसी इलाके से जाता है तो एक बड़ा सस्पिशियस रहता है। और ये हमेशा कहा जाता है कि ये बड़ी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है अमेरिका के। और अमेरिका जानता है कि अभी जिस तरीके से मल्टीपल अटैक हो रहे हैं तो उसको बड़े कदम उठाने होंगे। और इसी वजह से B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत ईरान पर रखी जा रही है नजर, क्योंकि बड़ी खबरें जिस तरीके से अभी तक की इस जंग के दौरान सामने आई हैं उसमें यह साफ हो चुका है कि किस तरीके से ओमान की खाड़ी में अमेरिका का एक्शन नजर आया है। एक और सबसे बड़ी खबर है, ओमान की खाड़ी में तैनाती बढ़ा दी गई। अमेरिका ने 5 समुद्री जहाजों को रवाना किया। ओमान की खाड़ी के लिए रवाना किए गए शिप को लेकर बड़ी खबर आई, जहां सेंसेशनल क्लास और एवेंजर क्लास शिप भेजे गए हैं। एक और बड़ी खबर है, जहां लेबनान बॉर्डर पर जोरदार जंग हुई है और आक्रामक हुआ है हिजबुल्लाह। 24 घंटे में 30 से ज्यादा हमले। IDF ने लॉन्च साइट पर किया पलटवार, कई ठिकाने तबाह करने का दावा। और गाजा में हो रहे हवाई हमले को लेकर यह बड़ी खबर, जहां इजरायली सेना की भीषण बमबारी की। ये सुबह की तस्वीर है। बमबारी के बाद हर तरफ धुएं का गुबार दिखा। शहर का 70% हिस्सा तहस नहस हो चुका है। और गाजा में IDF की 2 तरफा कार्रवाई को लेकर खबर यह कि जमीन और आसमान से हमले तो हो रहे हैं, ग्राउंड फोर्सेस को वायु सेना से भी अब मदद मिल रही है। IDF के नाल ब्रिगेड का आक्रामक अटैक।